हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो G20 समिट हुई है, उसका स्पेशल ये करंट अफेयर्स है, कुछ और प्रश्न भी है, उसको भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल सा प्रश्न है ये कि G20 जो 20वां हुआ है समिट 2025 में, तो किस देश और उसके शहर में आयोजित हुआ ये, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। आंसर होगा इसका दक्षिण अफ्रीका में हुआ है और वो जोहान्सबर्ग है। ठीक है, यहीं पर यह आयोजन हुआ है। तो जोहान्सबर्ग में शानदार ये आयोजन हुआ। अमेरिका के बहिष्कार के बावजूद बहुत ही शानदार ये कार्यक्रम रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे हैं और बहुत सारी पहल के बारे में भी जिक्र किया है, कई विचार दिए हैं, उसको एक्सेप्ट भी किया गया है। उन सब के बारे में एक एक करके हम बताएंगे आगे आपको। ठीक है, तो जगह कहाँ पर? जोहान्सबर्ग। ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, कब से कब तक? तो 22-23 नवंबर को, और उससे पहले 21 नवंबर से हालांकि ये शुरू हो गया था। होस्ट कंट्री दक्षिण अफ्रीका। ये 1 दिसंबर 2024 से नवंबर 2025 तक अध्यक्षता की है दक्षिण अफ्रीका ने, और ये ग्लोबल साउथ की लगातार चौथी अध्यक्षता थी। ग्लोबल साउथ मतलब जो विकासशील देश हैं उन सबको ग्लोबल साउथ कहा जाता है। जैसे इंडोनेशिया में 2022 में हुई थी, भारत में 2023 में, ब्राज़ील में 2024 में हुई है। ठीक है, और अफ्रीकी महादेश में, महाद्वीप में ये पहली बार G20 शिखर सम्मेलन हुआ। कहाँ पर? ये दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर होगी बात? महत्वपूर्ण बातें थी ये, जो बेसिक चीज़ें हैं वो पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये G20 समिट हुई और इस आगे हम थीम वगैरह के बारे में बताएंगे। लेकिन G20 आखिर है क्या? एक ग्रुप ऑफ 20 कहेंगे। इसका गठन जो है ना 1999 में, 1999 में जो फाइनेंशियल संकट आया था दुनिया में, उसको देखते हुए किया गया था। पहले G7 या G8 था, तो उन लोगों ने देखा कि नई अर्थव्यवस्थाओं को भी जगह देनी चाहिए, तो एक अलग ग्रुप बनाया G20 नाम से। ठीक है, तो ये जो है ना वो जो वित्तीय संकट था, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम आई थी, वो पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था मुख्य तौर पर। तो उसी को देखते हुए ये इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसका मकसद यही है कि जो मध्यम आय वाले जो देश हैं उनको शामिल करके वैश्विक जो वित्तीय स्थिरता है उसको सुरक्षित करना। G20 नाम है इसका, लेकिन जी मतलब 21 मेंबर हो गए। इसमें 19 देश हैं जो सदस्य हैं और 2 संगठन हैं। ठीक है, और पूरी लिस्ट भी मैंने बगल में दे दी है, आप PDF से देख लेना। एक और बात कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और वर्ल्ड बैंक इसके रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, बेसिक बातें हुई। अब बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर होगा G20 समिट 2025 की थीम क्या थी? थीम अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। आंसर होगा इसका एकजुटता, समानता, स्थिरता। ठीक है, ये रही इस बार की थीम। और ये जो थीम है ना, इसमें अमेरिका का जो मूल्य है उबुंटू उसको शामिल किया था। उबुंटू अफ्रीका में ये कहा जाता है, उसका मतलब ये होता है कि मैं हूँ क्योंकि हम हैं, मतलब सब लोग हैं इसलिए मैं हूँ, इससे प्रेरित है। ठीक है, तो एकजुटता, समानता, स्थिरता यानी सॉलिडिटी पहला है। इसका मतलब क्या हुआ कि विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में सहयोग को बढ़ाना। ठीक है, इक्वलिटी दूसरा है। इसका यहाँ पर मतलब क्या होगा कि देशों और लोगों के बीच में समान अवसर सुनिश्चित करना। और तीसरा क्या है? सस्टेनेबिलिटी यानी दीर्घकालिक विकास, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और भविष्य में की जो पीढ़ियां हैं उसकी जिम्मेदारियों को भी समझना। ठीक है, तो ये इस बार की जो थीम थी ना, ये तीनों चीज थी, सॉलिडिटी, इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? हिंदी में कहेंगे एकजुटता, समानता और स्थिरता। ठीक है, तो ये एक मैसेज देने का काम किया गया। ये G20 जो है ना, वो थीम उस देश की अध्यक्षता पर निर्भर करता है जिसको अध्यक्षता मिलती है, करना होता है। क्लियर होगी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार ढंग से करना चाहते हैं तो शार्प लर्निंग ऐप है सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल का, गूगल प्ले पर मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप। वहाँ पर 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो SSC, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल का है। दूसरा है ISPCS लेवल का करंट अफेयर्स। उसमें आपको पिछले साल के भी कंटेंट मिल जाएंगे, इस साल के और अगले 1 साल तक मिलेगा। PDF, वीडियो और टेस्ट ये सब कुछ मिलेगा। और PDF कई तरह के होंगे, 1 लर्नर, MCQ नोट्स होगा और टेस्ट भी दे सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा इसके जरिए शार्प लर्निंग ऐप पर।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, किस देश ने G20 का बहिष्कार किया और अंतिम मसौदे के प्रारूपण में भी भाग नहीं लिया, लॉन्चिंग में भी नहीं, पूरे इवेंट में भी नहीं? आंसर क्या होगा? यूएसए, अमेरिका। और बहुत ही चर्चा रही है इसकी कि अमेरिका ने साफ तौर पे, खुले तौर पे बहिष्कार किया इसका, और माना जा रहा है कि पहली बार है ऐसा पूरी तरीके से। क्यों बहिष्कार किया? आखिर ट्रंप ने ऐसा क्या कहा और ट्रंप ऐसे नाराज क्यों है? कई सारी वजह हैं, उनमें जो मूल वजह देखी गई है वो ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में जो अफ्रीकानर किसको कहते हैं, जो श्वेत किसान है ना, उनके, तो कहा कि उन पर दमन हो रहा है और इस वजह से हम G20 का बहिष्कार करते हैं। शुरू में तो बरबोलेपन में इन्होंने बोल दिया था कि हम बहिष्कार करते हैं, वहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, श्वेत किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। बाद में फिर दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, सिरिल रामफोसा, उन्होंने फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ट्रंप की ओर से ये मैसेज आ रहा है कि वो आ सकते हैं और ये अमेरिका शामिल हो सकता है। लेकिन जब ये पूरा मामला गया तो उसके बाद फिर ट्रंप ने कहा कि नहीं, हम नहीं आएंगे। और भी कई सारे मामले थे, नीतिगत मतभेद भी थे। दक्षिण अफ्रीका का जो G20 एजेंडा है उसमें क्लाइमेट चेंज को लेकर बात है, समानता, सस्टेनेबिलिटी, तो ये बहुत ही प्रगतिशील और विकास उन्मुखी है। और अमेरिका की जो कुछ प्राथमिकता हैं उससे, मतलब वो उससे सहमत नहीं है। मतलब ये G20 का जो पूरा मैसेज था इस बार का, उसमें जिसे अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने कहा कि G20 का जो एजेंडा है ना, वो क्लाइमेट चेंज को पर ज़्यादा जोर दे रहा है और इसके ज़रिए वो एंटी अमेरिकानिज्म, तो उस पर ये ध्यान दे रहा है, मतलब एंटी अमेरिका चीज़ों को कोशिश कर रहा है। तो आपको पता होगा कि जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से ये क्लाइमेट चेंज को ना बहुत ही बेतुकी बातें करते हैं। क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब है, इनका ये सही कहना है। और बहुत सारी जो लक्ष्य थे कि पेरिस जलवायु समझौते को लेकर जो करना था, उन सब पर इनका कहना है आमतौर पे कि ये सब कोरी बातें हैं, इतना पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन उन सब चीज़ों को G20 में शामिल किया गया तो ये नीतिगत मुद्दा भी आ गया कि हम तो विरोध कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर इस बातों को उठाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जब इतना हुआ तो मतलब आगे भी मामला बढ़ा। आगे मामला क्या बढ़ा कि G20 का कोई व्यक्ति पहुंचा ही नहीं, मंत्री स्तरीय या राष्ट्रपति, तो अगला प्रेसिडेंट तो अमेरिका को होना था, तो हैंडओवर होना था, यानी वो एक मतलब सिंबॉलिक रूप से एक हथौड़ा को दूसरा अध्यक्ष, एक पुराना अध्यक्ष नया अध्यक्ष को देता है। तो वो चूंकि कोई आया नहीं और अमेरिका ने कहा कि हमारे एम्बेसडर को दे देना, एम्बेसडर को भी नहीं, एम्बेसडर से एक पद नीचे वाले को, तो दक्षिण अफ्रीका ने कह दिया कि हम किसी को नहीं देंगे, ये सेरेमनी नहीं होगी, ठीक है। इस पूरे मुद्दे पर क्या रिएक्शन रहा है दक्षिण अफ्रीका का? तो सिरिल रामफोसा, उन्होंने कहा कि ये अमेरिका नहीं आ रहा है, ये गलत किया उसने, और एक तरह से इस G20 सम्मेलन को, मतलब पूरी व्यवस्था को एक तरह से धक्का देने का काम किया है, ठीक है। ये सीधी बात कही है और ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं हुई है दुनिया भर से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। G20 समिट में किन देशों के प्रमुख अनुपस्थित रहे, यानी एब्सेंट रहे, और उनमें से कुछ ने अपने प्रतिनिधि भेजे? 3 में से क्या आंसर होगा? कई राष्ट्राध्यक्ष नहीं आए थे, इसमें आंसर होगा ए, यानी यूएसए, चाइना, रशिया और मैक्सिको। तो इन तीनों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो नहीं आए। अमेरिका की तो बात आपने जान ली कि डोनाल्ड ट्रंप वो पूरी तरह से इसका बहिष्कार किया G20 का। अमेरिकी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आए, उन्होंने क्या किया, अपनी जगह अपने प्रीमियर ली कियांग को प्रतिनिधि के तौर पर भेजा, ठीक है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये भी नहीं पहुंचे थे और इन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा था। और ये बताया जाता है कि ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ना, उसका वारंट है कि गिरफ्तारी की जाए पुतिन की, तो इस वजह से भी नहीं आया। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो संधि है उसमें साइन किया हुआ है दक्षिण अफ्रीका ने भी, तो उस जो ट्रिटी है उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए भी ये नहीं पहुँचे। फिर मैक्सिको और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने
उप प्रतिनिधि वहां पर भेजे थे। ठीक है, बेसिक बातें आपने समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के बाद G20 का अगला अध्यक्ष कौन बन गया है? आंसर होगा यूएसए, अमेरिका जो है ना वो बन गया है। लेकिन औपचारिक रूप से जो हथौड़ा देने की सिंबॉलिक प्रक्रिया होती है वो नहीं की गई है। ठीक है, तो अगली जो समिट है वो अमेरिका में होने वाली है। और G20 की जो अध्यक्षता है ना वो वार्षिक रूप से घूमती रहती है। वो जो देश का नाम है उसके पहले लेटर के अनुसार। ठीक है, तो उस तरह से ये घूमती है और उस तरह से घूमते घूमते ये अमेरिका को अब राष्ट्रीय मतलब इसकी प्रेसिडेंसी जो है ना G20 को वो मिली है इस तरीके से। तो समिट के दौरान औपचारिक रूप से तो हस्तांतरण की घोषणा मतलब हुई नहीं, हुआ कि अब अगले समिट अमेरिका में होगा। तो 2026 में ये समिट जो ना अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजन होना है। ट्रंप गोल्फ कोर्स है वहीं पर होने की संभावना ये बनी हुई है। तो अमेरिका ले चलते हैं आपको, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहीं पर ये आयोजन होना है। ठीक है, तो G20 की जो समिट है अभी 20वीं उसका विरोध भी किया, लेकिन फिर भी अध्यक्षता मिल गई है ट्रंप को 21वें G20 समिट के लिए और अध्यक्षता के लिए। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। चलें अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। G20 समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वृद्धि, विकास और सभी के कल्याण के प्रति भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कितने विचार प्रस्तावित किए हैं या कितने पहल प्रस्तावित किए? आंसर का 6 टोटल हैं और इसमें कई सारी चीज़ें हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने समिट में हिस्सा लिया और उस दौरान उन्होंने 6 पहल के बारे में जिक्र किया। तो ये वीडियो भी देख रहे हैं, वहाँ जो कार्यक्रम हुआ था ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये वीडियो जारी किया है, तो मैंने सोचा कि आपको भी देखना चाहिए ये। अब इसी के दौरान हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो 6 प्रस्ताव हैं, 6 जो पहल हैं वो कौन कौन से हैं। पहला पहल जो आप देख रहे हैं कि G20 वैश्विक पारंपरिक ज्ञान का मतलब उसका भंडार का निर्माण करना, और ये उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी के लाभ के लिए मानवता के सामूहिक ज्ञान का उपयोग करेगा इसके ज़रिए। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है G20 अफ्रीका कौशल गुणाक यानी स्किल मल्टीप्लेयर, तो वो उसका निर्माण करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि अफ्रीका में युवाओं के जो कौशल है, स्किल है, उसको डेवलप किया जाए और बेहतर किया जाए। ऐसा डेवलप किया जाए कि वो और लोगों को करे। 10 लाख प्रशिक्षकों को एक समूह उसका तैयार करना है ताकि बड़े पैमाने पर इस पूरे महाद्वीप में यानी अफ्रीका में स्किल डेवलपमेंट का काम बेहतरीन ढंग से हो सके। ठीक है, तीसरी बात क्या है? G20 वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल यानी हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम का गठन होना चाहिए। इसमें G20 के जो प्रत्येक देश हैं वो स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ उसको शामिल करें और दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर हेल्थ को लेकर इशू आते हैं, चुनौतियां होती हैं, तो एक साथ मिलकर इसका मतलब इन चुनौतियों से निपटा जा सके। चौथी बात क्या कही है पहल कि G20 मुक्त उपग्रह डेटा साझेदारी यानी ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप, इस कार्यक्रम की स्थापना करना। इस प्रोग्राम के माध्यम से G20 जो है ना वो अंतरिक्ष एजेंसी, G20 के जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो अपने सैटेलाइट डेटा है वो विकासशील देशों को, खासतौर पर एग्रीकल्चर, फिशरीज, आपदा प्रबंधन, इन सब गतिविधियों के डेटा उपलब्ध कराएं। पांचवी बात क्या है कि G20 क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलेटरी पहल का निर्माण करना, और ये जो तमाम जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो क्या हैं? जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं जिसको लेकर पूरी दुनिया में एक तरह से आंतरिक तौर पर युद्ध जैसी स्थिति है, और उसमें सबसे आगे क्या है? चाइना है। तो जो रेयर अर्थ मेटल्स है उसका रिसाइकिल भी किया जाए। जैसे आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, तो ये फेंक रहे हैं, तो इससे चीज़ों को, रेयर अर्थ मेटल्स को निकाल लिया जाए और फिर से इसका इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों पर ये ध्यान देने की बात कही। और छठी बात क्या है? ड्रग टेरर नेक्सस, तो इसका मुकाबला करने के लिए G20 पहल का निर्माण करना। जो नशीली दवाएं हैं और आतंकवाद है, तो उसके गठजोड़ को तोड़ना और आतंकवाद को मूलतः ख़त्म करने की कोशिश करना। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ना ये सारी चीज़ें जो है ना वो कही हैं और ये इन पहलों पर ध्यान दिया गया है। ठीक है,
चलें आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा, किन देशों के समूह IBSA की मीटिंग G20 समिट 2025 के दौरान ही हुई है? यानी G20 आयोजन स्थल पर हुआ लेकिन G20 से अलग। आंसर क्या होगा? IBSA इसका फुल फॉर्म क्या होना चाहिए? तो वो होगा भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इसलिए कहेंगे हम क्या? IBSA। ये मीटिंग हुई है IBSA की, और इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, वो सब शामिल हुए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि IBSA जो है ना, वो कोई एक साधारण समूह नहीं है। ये 3 बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों और 3 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है। और उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की तत्काल आवश्यकता है, और हम तीनों ने, यानी IBSA ने ये जोर दिया है कि सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र में खासतौर पे कुछ बदलाव होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और भारत और G20 देशों के साथ जो नई पहल है वो क्या है? न्यू इनिशिएटिव। ठीक है, भारत और G20 देशों, इसका मतलब क्या हुआ? G20 की जो मेंबर कंट्रीज है ना, उसके साथ भारत ने क्या क्या नई पहल शुरू की है, क्या क्या नई चीज़ें कही हैं। पहली बात कि भारत और इटली ने आतंकवाद के जो फाइनेंस है, यानी वित्त पोषण, उससे निपटने के लिए सहयोग की संयुक्त पहल की घोषणा की है। 23 नवंबर को भारत और इटली ने दोनों ने एक साथ ही घोषणा की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जियो मेलोनी, दोनों के बीच में बातचीत हुई और व्यापार, रक्षा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने पर उस पर चर्चा हुई है। ठीक है, आगे बात है भारत और कनाडा के बीच में डिफेंस और स्पेस क्षेत्र में सहयोग के लिए चर्चा हुई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, उन दोनों ने इस क्षेत्रों पर आगे की संभावनाओं को खोलने के लिए वो सहमत हुए हैं और इस पर आगे काम करने पर विचार किया है उन्होंने। ठीक है, बीच में आपको पता होगा कि पिछले जो प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा में, उस वक्त भारत और कनाडा के बीच में तनावपूर्ण रिश्ते हो गए थे, लेकिन जब से मार्क कार्नी बने हैं तब से रिश्ते बेहतर हुए हैं। तीसरी बात कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई और कनाडाई समकक्षों के साथ मिलकर और ये त्रिपक्षीय ये प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साझेदारी की घोषणा की है। ठीक है, तो ये भी एक नई बात हुई है। ठीक है, तो ये सब चर्चाएं जो हुई हैं ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं G20 के जो घोषणा पत्र है ना, उसकी क्या बातें हैं मुख्य तौर पे। जो लीडर्स डिक्लेरेशन है, जोहान्सबर्ग लीडर्स डिक्लेरेशन 122 बिंदुओं पर है, मतलब 122 पॉइंट है उसमें। और आमतौर पे क्या होता था ना कि जो घोषणा पत्र है वो प्रोग्राम के लास्ट में उसको घोषित किया जाता था, जारी किया जाता था, लेकिन परंपराओं को तोड़ते हुए पहले ही इसको शामिल कर लिया गया है और शुरुआत में ही उद्घाटन हुआ। उसके बाद इस डिक्लेरेशन को ही सामने ले आया गया और डिक्लेरेशन पर पहले से तमाम देशों की सहमति थी, लेकिन अमेरिका की सहमति नहीं थी। अमेरिका ने कहा था कि हम इस पर समर्थन नहीं देंगे, तो उसने बहिष्कार किया था, तो उसके समर्थन के बिना ही ये जो डिक्लेरेशन था वो जारी हो गया। अब उसमें क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो देख लेते हैं हम लोग इस डिक्लेरेशन में, घोषणा पत्र में। पहली बात है कि सामाजिक और विकास के मुद्दे इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, लिंग समानता यानी जेंडर इक्वालिटी, उसमें हिंसा समाप्त करना, दोनों जो जेंडर हैं महिला पुरुष उनको समान वेतन मिले, युवा सशक्तिकरण, इसके अलावा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, महामारी नियंत्रण को लेकर समझौता हुए उस पर बात हुई है। खाद्य प्रणाली को और मजबूत किया जाए, उबुंटू जो अप्रोच है कि हम सब हैं तब मैं हूँ, इस बात को लेकर आगे बढ़ाया जाए। अवैध जो वित्तीय प्रवाह है उसको रोकना, जैसे अफ्रीका को सालाना 88 बिलियन US$ का नुकसान होता है। यूनाइटेड नेशंस में सुधार, WTO उसमें कुछ बदलाव करना, तो इन सब चीज़ों पर यहाँ इस मुद्दे पर बात हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, उबंटू की भावना और बहुपक्षीय सहयोग पर जोर दिया गया है और इसमें खासतौर पर चर्चा ये की गई इस डिक्लेरेशन में
इशारा किया गया एक तरह से कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो अमेरिका के द्वारा जो थोपी गई जो टैरिफ युद्ध है, वॉर है, वो विघटनकारी है, वो मतलब बहुत गलत है। ये अपरोक्ष रूप से इसका उल्लेख किया गया, परोक्ष रूप से सीधे नहीं किया गया, मतलब इसको इशारा किया गया कि जो ट्रेड वॉर है वो गलत है। आगे क्या है मुद्दा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान। ठीक है, भारत ने पहले भी मांग की हुई है और G20 के घोषणा पत्र में भी ये साफ तौर पे लिखा गया है, कहा गया है कि इसको बदलाव किया जाना चाहिए। आगे है आतंकवाद की निंदा की गई है। भारत के दृष्टिकोण से आतंकवाद के सभी रूपों और जो अभी उसकी अभिव्यक्तियां हैं उसकी निंदा की गई है। साफ तौर पे उसके एक पैराग्राफ में कहा गया कि हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करते हैं। पांचवा पॉइंट ये है जलवायु और पर्यावरण को लेकर, जिसको लेकर अमेरिका बहुत खफा है कि ये डिक्लेरेशन में शामिल नहीं होना चाहिए था। इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि पेरिस जलवायु समझौता था उसका पालन होना चाहिए और 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो वार्मिंग सीमा है उसको बिल्कुल वहाँ टारगेट को रखना चाहिए। ठीक है, जलवायु वित्त को लेकर भी बात हुई है। ठीक है, उसको $1 ट्रिलियन तक पहुँचाना है, मतलब अमीर देश जो हैं वो जो विकासशील देश हैं उसको मदद के तौर पर आर्थिक सहायता भी दें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इसकी काफ़ी अमेरिका इसकी मुखालफत करता रहा है। छठी बात क्या है कि अर्थव्यवस्था और वित्त, ठीक है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, इस पर बात हुई कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसमें सुधार होना चाहिए। ठीक है, और ये सब चीज़ें हैं। कर्ज से राहत के लिए मजबूत फ्रेमवर्क होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो ना वो इसमें रखी गई थी। वैसे तो 122 पॉइंट थी, लेकिन महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी वो मैंने आपको लब्बो लुआब वो मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं और ये G20 का समिट का पूरा समाप्त हो गया कंटेंट। ठीक है, अब अगला प्रश्न लेते हैं कि पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 किस टीम ने जीत लिया है, किस देश की? आंसर होगा भारत। भारत ने कोलंबो में नेपाल को 7 विकेट से हराया है। ठीक है, तो विजेता हुई हैं भारतीय टीम, भारत की जो ब्लाइंड लड़कियां हैं वो सब, और नेपाल उप विजेता रहा है। 7 विकेट से हराया और खिताब जीत लिया है। और ये फाइनल मैच हुआ है 23 नवंबर को कोलंबो में, श्रीलंका में ये खेला गया है। ठीक है, तो भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, तो नेपाल को 114 रनों पर रोक दिया, आउट कर दिया। ठीक है, और फिर जवाब में भारत ने 12 ओवर में 117 रन बना लिए और मैच को अपने नाम कर लिया। भारतीय जो टीम है उसकी कप्तान है दीपिका TC। क्या नाम है? दीपिका TC। ठीक है, तो ये पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप था। उसमें भारत, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, USA सहित 8 टीमों ने हिस्सा लिया है। अब आप कहेंगे कि ब्लाइंड क्रिकेट होता कैसे है, आखिर ये लड़कियां खेलती कैसे हैं, या पुरुष भी होते हैं, ब्लाइंड पुरुषों की भी टीम है, वो लोग कैसे खेलते हैं? तो एक खास तरह का खेल है इसमें, और इसमें सफ़ेद प्लास्टिक की गेंद होती है, उसका इस्तेमाल होता है जो देख रहे हैं, और उसके अंदर बॉल बेयरिंग भरे होते हैं। बॉल बेयरिंग जानते हैं ना, साइकिल में या फिर गाड़ियों में बेयरिंग में जो लगता है बॉल छोटे छोटे, तो वो इसमें भरे होते हैं। और जब गेंद लुढ़कती है ना तो उसे खड़खड़ाहट की आवाज़ निकलती है और खिलाड़ी उसको सुन पाते हैं। ठीक है, उनके सुनने की क्षमता बहुत मजबूत होती है क्योंकि देख नहीं सकते हैं। तो जो गेंदबाज है उसको बल्लेबाज से पूछना होता है क्या वो तैयार है, और जब तैयार है तो फिर गेंद फेंकते समय प्ले चिल्लाना होता है। प्ले चिल्लाया बॉलर ने, उसके बाद बॉल आगे बढ़ी। और इसमें नियम है कि बॉल कम से कम एक बार अंडर आर्म फेंका जाता है, मतलब एक बार टप्पा खाना चाहिए। ठीक है, आमतौर पर नियमित क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें भी ब्लाइंड क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन इनमें क्या होना है ना, कम से कम 4 खिलाड़ी पूरी तरह से नेत्रहीन होने चाहिए, पूरी तरह से ब्लाइंड होने चाहिए। बाकी आंशिक रूप से दृष्टि बाधित हो सकते हैं, मतलब आंशिक रूप से, मतलब ऐसे कई लोगों को देखें ना इस तरह से पढ़ रहे होंगे कोई चीज़ों को, तो आंशिक रूप से ब्लाइंड है। ठीक है, और फील्डर को भी अपनी स्थिति बताने के लिए ताली बजाना होता है कि वो वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो ये शानदार
एक अचीवमेंट हुआ है, पहला ब्लाइंड महिला वर्ल्ड कप भारत ने जीत लिया है। और जब भी कोई काम पहली बार हो ना तो महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है पूरे बात आप समझ चुके होंगे, और ख़ास तौर पर जो G20 की समिट हुई है उसके जो कंटेंट हैं आपने पूरी तरीके से समझ लिए होंगे। ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियोस पाने के लिए आप यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जो है ना उस पर ऑल का बटन दबाएंगे तो सारे नोटिफिकेशन हमारे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं मॉर्निंग को ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ करंट अफेयर्स के। ओके, बाय।